दोस्तों अगर आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज हम तो शुरुआत करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत आज हम क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम लगातार जो वीडियोस है वो लेकर आ रहे हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस हम पोस्ट करते जा रहे हैं। तो फटाफट से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यार अपना जरूर दिखा देना कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाए और हम आपके और कई सारी चीजें क्या लेकर हाजिर हो जाए। तो चलिए हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम क्या देखने वाले हैं। अब इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस लेक्चर को हम आपके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या डिवाइड करके हम एक एक चीज क्या देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि अब हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th स्टैंडर्ड में अपनी पढ़ाई किस तरीके से की थी, आपका परसेंटेज क्या था, आप क्या खाते थे, क्या खेलते थे, अगर इन सभी चीजों के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं तो ये क्या, ये जो 9th स्टैंडर्ड था आपका पास्ट है, सही बात है कि नहीं बात है, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, ये आपका हिस्ट्री हुआ कि नहीं हुआ। तो वही तो हम करते हैं। हम इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा है, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में पढ़ा है, हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, हमने अशोक मौर्य के बारे में पढ़ा है। इन सभी चीजों के बारे में हमने क्या चीजें क्या पढ़ी हुई है। ये सभी क्या, ये सभी चीजें आज हो रही है नहीं, या फिर आगे होने वाली नहीं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। अब एक सीधी सीधी बात ये आती है कि सर हिस्ट्री ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है कि हिस्ट्री में ये हुआ था, शिवाजी महाराज के पीरियड के टाइम पे ये हुआ था, अशोक मौर्य डायनेस्टी में ये हुआ था, ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती है। ये सारी की सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो हमें पता चलती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च से। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमारे जो पास्ट में हुई जो चीज के बारे में हम जब पता करने की कोशिश करते हैं और उसकी जो स्टडी करते हैं, उसकी जो खोज करते हैं, उस चीज को हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च क्या बोलते हैं। सर हिस्टोरिकल रिसर्च, हाँ दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च करने का मेन मोटिव क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, हाँ चलो एक एक करके मैं बताता हूं क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अब हम एक पीरियड ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा डेटलाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका पहला ले लेते हैं, ये दूसरा ले लेते हैं, ये तीसरा ले लेते हैं, ये चौथा ले लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो डेट का सीक्वेंस होता है, अब पहला डेट पहला साल पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। मतलब ये जो चीज है ये आपके सिस्टमैटिकली अरेंज है कि नहीं अरेंज है, अरेंज है। कौन से वाइज अरेंज है, आपके डेट वाइज अरेंज है। तो जो सिस्टमैटिक जो चीजें होती है, जो डेट वाइज अरेंज रहती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको, क्रोनोलॉजी क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं तो जब हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि पहले शाहजी महाराज हुआ करते थे, फिर शिवाजी महाराज आए, फिर संभाजी महाराज आए। अब मैं जब हिस्ट्री के बारे में स्टडी करूंगा, ठीक है, अब मैंने पता चल गया कि हमारे शाहजी महाराज थे, हमारे शिवाजी महाराज हैं, हमारे संभाजी महाराज हैं, ठीक है। अब इन सभी चीजों के बारे में मुझे क्या पता चल गया। अब मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं हुई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले किसकी डायनेस्टी थी, फिर कौन आया, फिर कौन आया। जब मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगा तभी मुझे पता चलेगा ना। मैंने मराठा रूल की क्या एक किताब उठाई, मैंने आर्टिकल उठाया तो मुझे पता चला कि पहले शाहजी महाराज रूल क्या करते थे, फिर उनके बेटे हमारे शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे संभाजी महाराज का क्या पीरियड था, ये हमें पता चलता है। तो इस वजह से हमें क्रोनोलॉजी, इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। मतलब डेट वाइज सीक्वेंस पता चलता है इवेंट्स का, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, फिर कौन सा इवेंट हुआ, और फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। समझ में आ गया। हम इसी चीज के लिए हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हम क्यों पढ़ते हैं, हम उनके इंटरकनेक्शन। अगर ये इवेंट हुआ है तो ये इवेंट होने के पीछे क्या रीजन था। अगर ये इवेंट और ये इवेंट हुआ है तो ये इवेंट और ये इवेंट के बीच में कनेक्शन क्या था, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, हमें हिस्ट्री से पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपने देखा कि रोड पे एक लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब रोड पे एक लड़ाई हो रही है, दो लोग मिलकर मार रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, एक धाम धूम पड़ रहा है। अब ये पड़ रहा है, अब आपको पता नहीं ये मैटर हो रहा क्या। अब ये मैटर हो रहा होगा कहीं ना कुछ तो रीजन हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ पहले चीजें हुई रहेगी। तो रीजन जब आपने स्टडी किया तो आपको पता चला कि ये भाई साहब इधर से कार लेकर आ रहे थे, ये भाई साहब इतने बाइक लेकर आ रहे, ये दोनों ने एक दूसरे को ठोक दिया।
अब इस वजह से इनकी क्या लड़ाई होने वाली लगी। अब ये लड़ाई हुई थी इस इवेंट में हमें पता है, लेकिन क्यों हुई थी पिछले, तो हम जब हिस्टोरिकल रिसर्च किया, जब हमने स्टडी की, तो हमें पता चला कि ये जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने का रीजन क्या है, पिछले जो इवेंट उससे कनेक्टेड, क्योंकि दोनों ने क्या एक दूसरे को टक्कर मारी थी। तो यही इंटरकनेक्शन हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको क्या बता दी। आई होप सो आपको इतनी चीजें जो होगी वो क्या क्लियर क्या हो गई होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे चीजें दूसरी कौन सी आने वाली है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सारी चीजें हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च अगर हम रैंडमली कैसे भी करें तो चलेगा क्या? नहीं, कि अगर हम एंड से करें या फिर मिडल में से कोई स्टडी करना चालू कर दे, या फिर अगर मैं बोलूं कि चौथे पांचवें साल से स्टडी करना चालू, नहीं, हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें स्टडी करें तो उसको हम लोग को सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बात है, करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपकी बात कर लूं तो आप डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में नहीं आए हो, आपने नर्सरी पढ़ा होगा, आपने जूनियर पढ़ा है, फिर सीनियर पढ़ा है, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, फिर 10th में आए हो आप। सही बात है। कोई ऐसा है कि जो सीधा नर्सरी से 10th में आ गया? नहीं, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, यानी बेसिक से हम एडवांस जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको क्या सिखाया जाता था? आपको ऐसा पेन पकड़ना सिखाया जाता, फिर लाइन ड्रॉस करना सिखाया जाता, फिर शेप्स ड्रॉप करना सिखाया गया, फिर लेटर्स, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको वर्ड, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स आपको क्या बनाना, क्या सिखाया गया। मतलब आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली पैराग्राफ बनाने लगे? नहीं, डायरेक्टली पैराग्राफ बनाने आप नहीं लगे। ये सिस्टमैटिक स्टडी होती है। और जब कभी भी हम किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर साइंस मतलब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर उसके बायोलॉजी। नहीं, साइंस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग साइंस बोलते हैं। समझ में आ गया? एक एक चीज को हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। अब साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल साइंस होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका सोशल साइंस होता है। और फिजिकल साइंस का जो दूसरा नाम होता है वो नेचुरल साइंस होता है, और सोशल साइंस का जो दूसरा नाम होता है वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या होता है। फिजिकल साइंस में कौन सी चीजें आती है? फिजिकल साइंस में अगर मैं बात करूं तो आपकी फिजिक्स वाली चीजें आ जाती है, आपकी केमिस्ट्री आ जाता है, आपका बायोलॉजी आ जाता है। सही बात है। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मतलब फिजिकल साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब सर समझाने थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको पता है। अगर मैं इंडिया में हूं तो भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल कनाडा जाता हूं तो वहां पे भी ये चीज एप्लीकेबल होगी, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका जाता हूं तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल। अगर मैं किसी इंसान को थप्पड़ मारता हूं तो बट ऑब्वियसली बात है उसका एक रिएक्शन निकलेगा, ठीक है, और इक्वली और जोर से मारने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसी चीज को तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फिजिकल साइंस बोलते हैं। मतलब फिजिकल साइंस को अगर हमें प्रूव करना है तो हम बार बार प्रूव कर सकते हैं। मुझे प्रूव करना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने एक इंसान को थप्पड़ मारा जोर से तो वो थप्पड़ मुझे भी मारेगा। मैं प्रूव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? मैं हूं तो भी प्रूव कर पाएंगे, मेरे पापा भी प्रूव कर पाते थे, कल को मेरा बच्चा होगा वो भी प्रूव कर पाएगा, कल को 10-15 सदी बीत जाएगी तो भी ये लॉज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं। और इसको हम लोग बार बार प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। सही बात है, ठीक है। लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। अब ये जो फिजिक्स की स्टडी हमें करनी पड़ती, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो हम करते कैसे? हम लैबोरेटरी में जाके करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई दवाई बनानी है तो मैंने केमिकल्स लिया, मैंने एक दूसरे में मिलाया जुलाया, फिर मैं निकाल रहा हूं, आपका प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं कहां पे करता हूं? मैं लैबोरेटरी में करता हूं। मुझे बायोलॉजी की स्टडी करनी है तो माइक्रोस्कोप लूंगा, मैं वहां पे एनालाइज करूंगा, उसमें केमिकल्स डालूंगा, तो मैं बायोलॉजी की स्टडी करूंगा। सही बात है। अब जब कभी भी हम ऐसी स्टडी जो लैबोरेटरी में करते हैं, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग एम्पिरिकल मेथड क्या बोलते हैं, याद रखना। क्लियर हो गया? इतनी चीज आई होप सो दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट, ये मैंने फिजिकल साइंस के बारे में चीजें बता दी। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस, सोशल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब सोशल साइंस मतलब क्या हो गया? आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की बात करूं। अब एक चीज मुझे ये बताना, सोशल साइंस बेसिकली जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, तो अब हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है तो क्या आप लैबोरेटरी में बैठ के स्टडी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अगर मैं बोलूं मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में आपको स्टडी करना है तो बेसिकली आप स्टडी कैसे करोगे? आपको फिजिकली वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट करना पड़ेगा। आप
जब उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट करोगे तभी आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई उस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी, इस तरीके से लोग परफॉर्म किया करते थे, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता चलेगा क्या? वरना आपको पता ही नहीं चलने वाला। समझ में आ गया? सबसे पहली थिंग चीज जो आपको व्हाट यू नीड टू एनालाइज इज यू नीड टू एनालाइज द टाइम इवेंट, ठीक है, और चीजें आपको क्या एनालाइज करना क्या आना चाहिए। इतना चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि हम एम्पिरिकल मेथड क्या अप्रोच क्या कर पाए। क्या हुआ पाटिक जी? 2 मिनट हो गया बस, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या अब हिस्ट्री में हम कोई लॉज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अभी जैसे अगर मैं अभी देखो पाठक जी आ गया, पाठक जी जरा जाओ, देखो पाठक जी चश्मा लगा क्या यार, पाठक जी एक बार चश्मा लगा लो, आपका लगा लो, हाँ। अभी हमारे पाठक जी है। अब पाठक जी आप मुझे बताओ, आप हिस्ट्री में थे कभी? मतलब अगर मैं बात करूं अशोका मौर्यन डायनेस्टी में थे? नहीं। तो क्या आप बता सकते हो कि अशोका मौर्यन डायनेस्टी में क्या हुआ था? उसको प्रूव कर सकते हो? क्या कोई लॉ ऑफ फिक्स लॉ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सेम चीज होती है दोस्तों। क्या होता है मालूम है क्या कि अब अगर हम पास्ट इवेंट की बात करें तो पास्ट इवेंट की कोई आपके लॉज ही नहीं, हिस्ट्री के कोई लॉज नहीं, क्योंकि हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं या फिर जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें हमें पता कैसे चली है? वो सारी की सारी चीजें हमें जो पता चलती हैं वो कुछ सोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू ही पता चलता है। तो उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं? नहीं प्रूव कर सकते। समझ में आ गया? क्योंकि जैसे जैसे हिस्ट्री में हम और चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हमें और नई नई चीजें पता चलेंगी। जो आज की चीजें वो शायद चेंज हो जाए, कल एक नई स्टडी होगी, कल एक नया रिसर्च होगा तो चेंज हो जाए। तो इसलिए एक कोई फिक्स लॉ बना पाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? सर आपने इतनी चीजें तो बता दी, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। अब आपने बता दिया हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, आपने ये भी बता दिया कि उसको फॉलो कैसे, उसको स्टडी कैसे किया जा सकता है। फिजिकल साइंस होता है, सोशल साइंस, 2 मेथड होता है हमारे पास। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझ लेना, हिस्ट्री पढ़ना खाने का काम नहीं है, सभी को चीजें नहीं समझ में आती है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब क्या हो गया? एक हिस्टोरिकल रिसर्च का आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। टू बिगिन विद द हिस्टोरिकल रिसर्च आपको क्या चाहिए? एक एक्सपर्ट चाहिए। चलो यहां पे मैं देख लेता हूं, ठीक है। एक्सपर्ट कैसा एक्सपर्ट चाहिए? जिसको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या पता हो। सर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब समझा देता हूं। मैं बोल रहा हूं एक भाषा, मैं चीजें जो बोलता हूं उसे मैं लैंग्वेज बोलता हूं, और जो चीजें मैं लिखता हूं उसको मैं स्क्रिप्ट बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई है तो ये मेरा क्या हो गया? स्क्रिप्ट हो गया। और जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो मेरा लैंग्वेज हो गया। समझ में आ गया? तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की चीजें समझ में आ गई। जो चीज हम बोलते हैं उस चीज को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, और जो चीज लिखी हुई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। अब एक्सपर्ट क्यों चाहिए? मैंने ऑलरेडी बताया, ताकि हम हमारे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रीड कर सके और उसको समझ सके कि बेसिकली वहां पे लिखा क्यों गया, लिखा क्या गया। अब आप बोलेंगे कि सर पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हम भी कर सकते, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। मतलब पहले की जो भाषा हुआ करती थी, पहले के जो चीज लोग लिखने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। उस चीज, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में जिसको नॉलेज होगा वही उसको क्या कर पाएगा? उसको डिकोड कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप डिकोड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तो उल्टा पुल्टा कर दोगे। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रीड करना आता हो और प्लस उसको समझ भी सके और समझा भी सके। क्लियर हो गया? और दूसरा रीजन क्या होता है? हमें ऑथेंटिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी का मतलब कितना जेन्युइन है, कितना सही है, ये चीज के बारे में हमें क्या पता चल लग सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अभी पाठक जी है, ठीक है। अब पाठक जी आए, एक दिन डॉक्यूमेंट लेकर आए, बोले कि ये तो जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे बाबर के जमाने का। मैं बोला ऐसे कैसे? तो बोलते हाँ है। तो मैं ऐसे भरोसा नहीं करूंगा ना, मैं चेक करूंगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है कितना जेन्युइन है, मतलब कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है। तो उसी चीज को हम लोग ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर। अब दूसरा सवाल ये होता है, सर ये ऑथेंटिसिटी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो हम पता कैसे करेंगे? तो देखो कुछ चीजें होती है, मैं बताता हूं। हम पता कैसे करेंगे? लेटरिंग स्टाइल से। लेटरिंग स्टाइल मतलब जो लिखने का तरीका होता है उससे हम पता करेंगे। दूसरा क्या होता है? ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो उस टाइम के ऑथर हुआ करते थे वो किस तरह के स्टाइल ऑफ राइटिंग के अडेप्ट किया करते थे उससे हमें पता चलेगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और लिखा रहता था, उससे हमें पता चलेगा कि ये कितना पुराना है। प्लस अगर मैं बात करूं जो पेपर यूज किया जाता है वो पेपर किस तरह का पेपर है, क्या इस तरह का पेपर, क्या उस पर्टिकुलर डायनेस्टी में या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या इस तरह का पेपर बनाया जाता था, और बनाया जाता था तो क्या यूज किया जाता था, ये चीज हम एनालाइज क्या करेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे? स्टैम्प चेक करेंगे। किसी पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि राजा महाराजा के कोर्ट का अगर ये पेपर है तो उस
तो क्या जो स्टैम्प है वो सेम सिमिलर है या फिर कुछ डिफरेंस है। इस तरीके से हमें किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या पता चलती है। समझ में आ गया? अब तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। फिर उसके बाद जो स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और हिस्टोरियन बना। स्क्रूटिनाइज मतलब क्या होगा? ये सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए जो आपका जो हिस्टोरियन होगा इन सारी चीजों को क्या करेगा? चेक क्या करेगा। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक क्या करेगा? जो भी रिलेवेंट रेफरेंसेस अवेलेबल होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं ओरल सोर्सेज हो गया, रिटर्न सोर्सेज हो गया, मटेरियल सोर्सेज हो गया, इन सभी जो रेफरेंसेस अवेलेबल होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड के, उनकी मदद से ये चीजें क्या वो चेक क्या करने वाले हैं। डन। अब यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब जो हिस्टोरियंस होते हैं बहुत अलग अलग तरीके का यूज करते हैं आपके क्या हिस्टोरिकल रिसर्च के। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका आ जाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि पहले जो हम इंसान हुआ करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू लिव इन अ केव। ठीक है, हम केव पे रहा करते थे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया? हमने मूव करना चालू किया। फिर हमने झोपड़ियां बनाई। फिर झोपड़ियां बनाने के फिर हमने मिट्टी के घर बनाना चालू किया। फिर ईंटे के घर बनाना चालू किए। तो ये हमें क्या सोसाइटी का ट्रांजिशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इसी चीज की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब आर्काइवल साइंस मतलब क्या होता है? आर्काइवल साइंस से पहले ये चीज समझ लो। हमने बैंक देखा है, ठीक है? और बैंक में जनरली क्या होता है? बैंक में हम हमारे जो पैसे होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं और बैंक क्या करती है? उसको संभाल के रखती है। हाँ यार, हाँ सर, बहुत सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, सेम चीज अगर मैं बात करूं तो आर्काइव भी एक जगह होती है। ठीक है, अब आर्काइव भी एक तरीके का बैंक होता है। क्या होता है? एक तरीके का बैंक। लेकिन ये बैंक क्या करता है? पैसे जमा करके रखता है? नहीं, ये बैंक पैसे नहीं जमा करता है। हमारे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके क्या रखता है? उस चीज को हम लोग क्या आर्काइव क्या बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जमा करके क्या अपने पास क्या रखता है। अब आर्काइवल साइंस मतलब क्या होता है? अब इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, इनको कैसे संभाल के रखना है, इस चीज की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका आर्काइवल साइंस क्या बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, हमारे पास क्या है? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चीज। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चीज लिखा, मैंने हिस्टोरियोग्राफी लिखी। अभी जो हिस्टोरियोग्राफी लिखी है मैंने, ये मैंने हाथ से लिखा है कि मैंने टाइप किया, बट ऑब्वियसली बात सिर्फ हाथ से लिखा है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें ये चीजें क्या पता चलती है। फिर नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब बहुत इजी है दोस्तों। ये आपने इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? अपने मंदिर में गए होंगे, मंदिर में आपने देखा होगा कुछ कार्विंग्स होती है, कुछ ड्राइंग्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। आपने देखा होगा ना कि मूर्तियां बनी होती है दीवार से ही सटके, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ नाम लिखे जाते हैं दीवार में ही, तो इस चीज को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी क्या बोलते हैं। फिर आता है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो लिखने का तरीका होता है उसकी एनालिसिस करके हम एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है? जो हमारे लैंग्वेजेस होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लिंग्विस्टिक क्या बोलते हैं। फिर न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या होता है? जो कॉइन्स होते हैं, हमारे सिक्के होते हैं, सिक्के की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। जीनियोलॉजी मतलब क्या होता है? एक क्या बोलते हैं ना, एक वंश की स्टडी होती है। जैसे मेरा है तो मेरा जो खानदान है, ठीक है, मेरे खानदान की जो स्टडी की जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जीनियोलॉजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीनियोलॉजी। आई होप सबको ये टर्म्स क्लियर हो गए। इसमें से कोई 4 से 5 नाम आपको याद करके रख लेना है। आपके फ्लो चार्ट में आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाता भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट वी हैव इज वी हैव प्रोसेस। अब एक बंदा अगर हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, ठीक है, तो क्या मेथड यूज करता है, क्या तरीका इस्तेमाल करता है, मतलब क्या प्रोसेस क्या होता है, वो चीज के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब जैसे एक चीज मैं लेता हूं कि मैंने एक मन बना लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं आपके बाबर के टाइम की क्या स्टडी क्या करने वाला हूं, ठीक है, मैंने ये मन बना लिया। उससे रिलेटेड सोर्सेस मैं क्या पता करूंगा? अब सोर्सेस कौन से हो सकते हैं? ओरल सोर्सेस हो सकते हैं, रिटर्न सोर्सेस हो सकते हैं, मटेरियल सोर्सेस हो सकते हैं। सही बात है, ये 3 सोर्सेस हो सकते हैं। अब इन 3 सोर्सेस की मदद से मैं क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना क्या चालू करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? अब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में क्या करूंगा? गैदर करूंगा। अब गैदर करूंगा, अब इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एक मेन इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है, उस सभी चीजों को मैं क्या करूंगा? हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है,
और एक जो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस देता उन चीजों को मैं हाईलाइट कर लूंगा। इतना चीज मैंने कर लिया। फिर उसके बाद अब मैं जो रेफरेंसेस है उनको समझने की कोशिश करूंगा टाइम और स्पेस के हिसाब से, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को। और साथ ही साथ और एक जो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, देखो जैसे कॉइन्स होता है, ठीक है। अब एक हिस्टोरियन होता है, तो हिस्टोरियन पूरी की पूरी चीजें एक साथ नहीं कवर कर सकता क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक उठा लेता है, जैसे कॉइन्स के बारे में उठा लिया, किसी राजा के बारे में उठा लिया, किसी प्रजा के बारे में उठा लिया, तो उस चीज को हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो अगर बाबर है तो बाबर के अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे प्रजा हो गई उसकी, उसके शौक हो गए, उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, उसकी वाइफ हो गई, तो इन सभी चीज के बारे में जब स्टडी क्या करना चालू क्या करेगा, एक बंदा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड यूज करके, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसके मन में क्या आएगा, रेलेवेंट क्वेश्चंस आने लगेंगे कि भाई ये जो चीज है ये कैसी हुई थी, किस तरीके से हुई थी, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को लेकर। फिर वो एक अजम्पशन करेगा, अजम्पशन करने के बाद वो अब क्या करे, अजम्पशन करेगा कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे ये इस तरीके से चीजें क्या हुई रहेंगी। अब ये अजम्पशन करने के बाद अब वो जितने भी सोर्सेज होंगे उन सोर्सेज को क्या करेगा, क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश करेगा। मतलब एक एक चीज को क्या बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका जो पहला पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे आने वाले 3 पार्ट में मैं पूरा चैप्टर क्या खत्म कर दूंगा। आई होप सो चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगे। क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट नहीं किया होगा तो प्यारे से कमेंट वीडियो के नीचे मेरे लिए कर देना कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाए और मैं आपके लिए और कई भी सारे वीडियोस क्या लेकर हाजिर हो जाऊं। तो मिलेगा हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।